Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we will discuss the next topic of nationalism in Europe, and next topic is the making of Germany and Italy. Let us see this picture before coming to the topic. क्योंकि यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें यूरोप की जानकारी ना हो, यूरोप के मैप की जानकारी ना हो, तो वो हमारे लिए समस्या होगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में सोल एंड बॉडी का रिलेशन है। अगर आपको मैप का जानकारी ना हो तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में जर्मनी और इटली लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग जर्मनी के बारे में जानेंगे, इटली, लेकिन इसके साथ ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। लेकिन आपको पता होगा स्टेटमेंट मैटरनिक का, विन When France sneezes, the rest of Europe catches cold। याद होगा ये स्टेटमेंट किसका है? मैटरनिक। और इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि यूरोप में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो हमें फ्रांस के बारे में जानना, फ्रांस उससे रिलेटेड ज़रूर होगा या फ्रांस उसमें इंटरफेयर ज़रूर कर रहा होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग फ्रांस को भी देखेंगे। तो इस पूरे मैप को समझना ज़रूरी है। जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड ये टोटल पार्ट जो है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इसके साथ हम लोग देखते हैं ये नीदरलैंड है, ओके, और ये पार्ट डेनमार्क है जो इसमें आएगा, ओके, और ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दिस टॉपिक वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट: जर्मनी, सेकेंड इटली यूनिफाइड, एंड थर्ड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। In this video, we will be discuss about the unification of Germany. Only unification of Germany. जर्मनी में आने से पहले हमें समझना होगा, आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। 1848 के बाद हम क्या देखते हैं? यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो मूव्ड अवे, वो अलग हो गया किससे? डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन से। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेयर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको प्रमोट किया, वो किस लिए प्रमोट किया जा रहा है? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को वो से प्रमोट किया जा रहा है स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, लोगों को मोबिलाइज्ड किया जा रहा है। किसके नाम पे? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के नाम पे लोगों को मोबिलाइज्ड किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कंजर्वेटिव के द्वारा, ओके। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म आया वो वहाँ के कॉमन पीपल या मिडिल क्लास के द्वारा नहीं आया, बल्कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ के मोनार्की या लैंडलॉर्ड जो लोग हैं उनके द्वारा उस कंट्री में नेशनलिज्म लाया गया, ओके। इसी कारण आपके बुक में स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी के द्वारा नेशन को आर्किटेक्ट किया गया है? क्या आर्मी के द्वारा नेशन बनाया गया है? इस क्वेश्चन को आंसर हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद समझेंगे, ओके। Nationalist sentiments were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination over Europe। तो nationalist sentiment क्यों लाया जा रहा था? स्टेट के पावर को बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, पॉलिटिकल डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में। और इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। और इसी का इफेक्ट हमें देखता है कि जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्र, जैसे कंट्री आगे चल के नेशन स्टेट के रूप में यूनिफाइड होते हैं, ओके। अब टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक, 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by a elected parliament। हम लोग क्या देखते हैं? 1848 के बाद ही ट्राई किया गया था जर्मन कॉन्फेडरेशन के द्वारा एक नेशन स्टेट डेवलप करने के लिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई।
और इसके सक्सेस न होने के पीछे कारण कौन कौन थे? इसके पीछे द मोनार्की एंड द मिलिट्री, मोनार्की एंड मिलिट्री पावर, क्योंकि इस समय जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया था वो मिडिल क्लास के द्वारा बनाया गया था और ये कॉमन पीपल्स के द्वारा नेशनलिज्म लाने की एक पहला स्टेट, नेशन स्टेट डेवलप करने की कोशिश की गई थी। बट द मोनार्की एंड द मिलिट्री, मोनार्की और मिलिट्री के सपोर्ट से ये सक्सेस नहीं हो पाया, वो लोग उसके अपोज किए एंड सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स। हम लोग कह सकते हैं कि लैंड ऑनर्स, मिलिट्री एंड मोनार्की, इन लोग के प्रयास से ये जर्मन कॉन्फेडरेशन एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप नहीं हुआ। जर्मन में लैंड ऑनर्स को जंकर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये 1848 के द्वारा जो वर्क किया गया जर्मन कॉन्फेडरेशन के द्वारा एक नेशन स्टेट डेवलप करने के लिए वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो इसके लिए फिर सबसे पहले फिर जर्मन को एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप करने के लिए कौन सामने आए? प्रशा। तो प्रशा इस समय आगे आया एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप करने के लिए। तो प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जो कंट्री आया वो है प्रशा। प्रशा क्यों आया? आपको मैप का याद होगा, तो जो सबसे बड़ा पार्ट था वो कौन था? प्रशा था, क्योंकि जर्मन का जो सबसे बड़ा पार्ट था वो प्रशा था। ओके, इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस जर्मन के यूनिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाए वो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क। इसे यूरोप का चाणक्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह भारत, इंडिया एक डिफरेंट पार्ट में डिवाइड था, ऐसे नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूरोप में पढ़ेंगे उसी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग इंडिया में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि जिस तरह नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म के नाम पे कई कंट्री बने, उस तरह इंडिया में वो चीज़ डेवलपमेंट हमें नहीं दिखता है, तो वो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिस्मार्क को क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो पूरे जर्मन के यूनिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई रोल निभाया तो वो कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं 1857 के रिवोल्ट के समय या इससे पहले इंडिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। अवध अलग है, मराठा, बंगाल, तो ये अलग अलग पार्ट। फिर हम लोग देखते हैं कई ऐसे लीडर आए जिन्होंने भारत को यूनाइट करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाए। उसमें गांधी जी का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगे नाम आता है। तो इस तरह जर्मन की यूनिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो है ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क विद द हेल्प ऑफ द प्रशा आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से उन्होंने जर्मन को एक यूनाइट नेशन के रूप में डेवलप किया। इसके लिए बिस्मार्क को 3 wars ओवर 7 years, 7 ईयर में 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इसको हम लोग मैप में भी समझ सकते हैं। तो ये आपके यूरोप का मैप है। तो ये आपका जर्मनी है, पहले डिस्कस कर चुके थे। तो 7 ईयर में 3 वॉर हुआ, एक फ्रांस के साथ, ओके। उसके बाद दूसरा कहा गया ऑस्ट्रिया। ये पार्ट जो देख रहे हैं आप जर्मनी के साउथ में, ये कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। तो जर्मनी के इस साइड आपको फ्रांस है ग्रीन कलर में, और जर्मनी के जस्ट ऊपर एक ग्रीन कलर का और दिख रहा है नॉर्थ में, ये आपका हो गया डेनमार्क, ओके। फिर हम लोग देखते हैं इंडियन इन पर्शिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इंडियन इस वार के युद्ध होने के बाद हम लोग देखते हैं पर्शिया सफल होते हैं एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का जो एक प्रोसेस था वो सक्सेस हुआ। एंड इन जनवरी 1871 द प्रशा किंग विलियम वन, उस समय यहाँ के किंग कौन थे? प्रशा विलियम वन। तो ये समझना है कि जर्मनी में उस समय कोई डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन नहीं था। डेमोक्रेसी वहाँ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। और इसी कारण समझना होगा हमें कि यहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यूरोप में जो डेवलप हुआ वो मिडिल क्लास आर के द्वारा नहीं हुआ, वो वहाँ के बल्कि जो किंग मोनार्की या अपर क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को पूरे यूरोप में लाया गया। ठीक है, तो उस समय किंग कौन थे? विलियम वन was proclaimed German emperor in a ceremony held in Versailles। तो वर्साय में
इसका अनाउंसमेंट करना था, प्रोक्लेम जर्मन एम्पेयर इन ए सेरेमनी मनाना था। कहाँ? वर्साय में। वर्साय आपको याद होगा, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे, ये किसका पार्ट था? फ्रांस का। तो 7 ईयर के वॉर में आपको याद है ये फ्रांस से भी लड़ाई हुआ, तो वर्साय फ्रांस से लेके ये जर्मनी में शामिल कर दिया गया। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, और इसमें ध्यान दिया गया बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, ये सब चीज़ मॉडर्नाइजिंग, ये सब डेवलपमेंट किया गया। यूनिफिकेशन मतलब जर्मन को एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप करने के बाद ये सब डेवलपमेंट किया गया। प्रसा मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफ इन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। प्रसा ने जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया जर्मनी की यूनिफिकेशन में, तो उसका एक मॉडल के रूप में पूरे यूरोप में देखा जाने लगा। और फिर आगे चल के हम देखते हैं इससे कई कंट्री इंस्पायर्ड होते हैं और फिर वो एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप होने की कोशिश करते हैं। उसी में एक कड़ी है, कौन है वो? इटली। ओके, अब हम लोग इस मैप के माध्यम से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ प्रशा के थ्रू, उस चीज़ को मैप के थ्रू समझेंगे कि प्रशा ने किस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। उसे समझने से पहले आपसे शुरू में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या नेशन के डेवलपमेंट में आर्मी आर्किटेक्ट हो सकता है? तो आपने देखा कि जर्मनी की एकीकरण में, यूनिफिकेशन में वहाँ के आर्मी का इम्पॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने किसके हेल्प से ये यूनिफिकेशन किया, तो वो आपको याद होगा अच्छी तरीके से, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब इसको भी ये देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये आपका पार्ट हो गया प्रशा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको, और ये पार्ट जो है प्रशा। तो आप लोग एक ये भी समझ सकते हैं कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में प्रशा आगे क्यों आया, क्योंकि प्रशा उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा पार्ट था। तो प्रशा ने फिर उसके दिया हुआ प्रशा बिफोर 1866, तो 1866 से पहले, ये जर्मनी का मैप है, 1866 से पहले जो इसका पार्ट है वो बताया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बता रहा है, कॉन्क्वेयर्ड बाय प्रशा इन ऑस्ट्रो प्रशिया वॉर 1866। 1866 में जो ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का वार हुआ, उसके बाद वो उसके पार्ट में चला गया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका पार्ट है? ऑस्ट्रिया का, जो बाद में जर्मनी के, प्रशा ने जर्मनी की यूनिफिकेशन में इसे अपने साथ मिला लिया। ओके, फिर ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1867। तो ये जो पार्ट था, सॉरी मैंने ये पार्ट, ये येलो कलर का जो पार्ट है, ये इसने ऑस्ट्रिया से छीन के उसके साथ मिलाया। फिर ये जो पार्ट है वो भी उसके साथ मिलाया गया। फिर ज्वाइन विद प्रशा फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867। फिर हम लोग देखते हैं ये पार्ट जो है, ये वाला आपका जो ये पार्ट है, ये 1867 में मिलाया गया, प्रशा से लेके जर्मनी के साथ मिलाया गया। साउथ जर्मन स्टेट्स ज्वाइनिंग विद प्रशिया टू फ्रॉम जर्मन एम्पायर 1871। ये पार्ट जो है ये किससे लिया गया? जर्मनी से लेके जर्मनी में मिलाया गया। वन बाय प्रशा फ्रैंको प्रशिया वार, और ये कब लिया गया? 1871 में, जो फ्रैंको प्रशिया वार, फ्रैंको का कहने मतलब फ्रांस और प्रशा के बीच जो 1871 में जो वार हुआ, उसके थ्रू ये वाला पार्ट जो देख रहा है आपको, तो ये पार्ट जर्मनी में मिला लिया गया। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कि प्रशा ये सब पार्ट को कैप्चर करके अपने साथ मिलाया और जर्मनी के रूप में यूनाइट हुआ, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन रोल निभा रहे हैं? स्वाभाविक है वहाँ की आर्मी। तो ये हम नेशनलिज्म को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेशनलिज्म या एक नेशन स्टेट को डेवलप करने में वहाँ के आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड जर्मन यूनिफिकेशन। ओके, बाय।